नमस्कार, मैं हूं किरण। वक्फ यानी वो अमानत जिसे अल्लाह के नाम पर छोड़ा गया, लेकिन इस अमानत पर सियासत जारी है। राष्ट्रपति मुर्मू की वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मुहर लगने के बाद अब ये कानून बन चुका है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसके बावजूद इसके खिलाफ विरोध की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बीते शुक्रवार को देश भर में मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतर करके इसके खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध का समर्थन किया। अब विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक, तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। तो वहीं देखिए, झारखंड और जम्मू कश्मीर में यानी कि वहां की विधानसभा में भी अब कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की तैयारी की जा रही है। यानी तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक और जम्मू कश्मीर तक वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कुछ विपक्षी नेता इस कानून को संविधान विरोधी बता रहे हैं, तो कुछ मुसलमानों के हक पर हमला करार दे रहे हैं। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल कर दी गई। यानी कि कोर्ट से लेकर के विधानसभाओं तक विरोध की राजनीति गर्म है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कचरे में फेंक देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद में पास कानून के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ठीक है? क्या विपक्ष का विरोध सिर्फ सियासी है? तुष्टीकरण के लिए विपक्षी नेता मुसलमानों को भड़का रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज अहम चर्चा हम करेंगे हमारे खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया में। लेकिन पहले सुनिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और देखिए, पूछता है इंडिया में हम सवाल लेकर के आते हैं हर मसले पर, और आज वक्फ को लेकर के सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या वक्फ कानून के खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव जायज है? क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए विपक्ष ये विरोध कर रहा है? और वहीं देखें किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दी गई, क्योंकि देखिए सड़क से संसद, अब कानून के सहारे भी जो है विरोधी दल जो है जा रहे हैं इस वक्फ विधेयक के खिलाफ। और इसी के साथ ये सवालों के साथ जो है हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम अपनी चर्चा की शुरुआत जो है वो करेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर अनंत अमित जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। वहीं अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता हैं एलजेपी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और अहमद अयाज, सचिव जम्मू कश्मीर के एमपीएलबी, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, अध्यक्ष हैं एआईयूसी के, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका रुख करते हुए अरुण यादव जी। अरुण यादव जी, देखिए अब तो ये लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, देखिए, और अच्छे नंबर से पास होने के बाद, क्योंकि नंबर गेम होता है संसद के अंदर में, और अच्छे नंबर से ये विधेयक यहां पर पास हुआ, कानून अब बन चुका, क्योंकि राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है। अब इस तरह की बयानबाजी क्यों आ रही है? क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव है इसी को देखते हुए? बिल्कुल नहीं। चुनाव से इसको क्या मतलब है? मतलब है देश की एकता से, देश की अखंडता से, और देश के संविधान से, और देश का जो सेकुलर ताना बाना है, उस ताने बाने को लहूलुहान करने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की केंद्र सरकार ने इस बिल को थोपा है, वो कहने की जरूरत नहीं है। इससे पूरा देश आहत है, जिसको इस लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में आस्था है और धर्मनिरपेक्षता में आस्था है। तो सवाल तो है, चूंकि यह बिल भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
गैर जरूरी तरीके से इसको सदन में लाया और लोकतांत्रिक तरीके से लाया, गैर संवैधानिक तरीके से पास कराया, ठीक है। तो लोकतंत्र है। तो सर लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है। अरुण जी, तो फिर संसद चलाने का मतलब क्या बनता है? क्योंकि असंवैधानिक तरीके से इसको पास करा दिया गया ना, फिर संसद का मतलब ही क्या? आप तो सवाल ही उस पे खड़े कर दे रहे हैं जिस पर, जहां कानून बनता है, जहां पर तमाम चर्चाएं होती है देश के विकास को लेकर के, उसके फैसले को लेकर के, आप तो वहीं पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। और देखिए वहां पर आपके भी सांसद हैं, अगर ये आपके पक्ष में जाता तब तो आप कहते देखिए बहुत सही हुआ, अगर नहीं गया है तो आप कह रहे देखिए गैर संवैधानिक है ये। आपसे एक और सवाल कि जिन्होंने इसको पास किया वो कहां से आते हैं? वो जनता के बीच से चुन के आते हैं ना सर। तो जब उन्होंने पास कर दिया, फिर ये कैसे आपने कहा कि ये गलत और जो है थोपा हुआ कानून है? मैं बता रहा हूं कैसे, और कैसे हम लोग कह रहे हैं। जब इस विधेयक को सदन में लाया गया तो आपने देखा तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध करने का काम किया, और उसके बाद जेपीसी में गया, और जेपीसी में जाने के बाद जो भी आपत्तियां थी विपक्षी दल के नेताओं ने दर्ज कराया, उसे अनसुना कर दिया गया। अनसुना करते हुए इस बिल को पास करा लिया गया। बिल्कुल इसे अलोकतांत्रिक कहेंगे, एक नंबर। दूसरा नंबर, कैसे यह गैर संवैधानिक है। यह बिल जिस तरीके से लाया गया, संविधान के अनुच्छेद 25 की बात करें, 26 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करें, उसे अंगूठा दिखाने का काम किया। और गैर जरूरी भी कैसे कहिएगा, स्पष्ट है। 13 में सर्वसम्मति से इसी विधेयक को लाया गया था, तो फिर क्या जरूरत थी इसकी भाई? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी समर्थन किया उस बिल का किया था, तो उसके खिलाफ में तो कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। तो क्या आन करी, जब जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं, जब उस समाज के लोगों को ही आप विश्वास में नहीं लिए, तो फिर क्या मतलब है? नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन जी ने तो साफ तौर से कहा कि देखिए हम सबसे बातचीत की गई, चर्चा की गई, और उसके बाद जो है ये बिल आया है, और हमारी सहमति, हमारा समर्थन है। ठीक है, हमें आपके बिल्कुल नहीं। हम तीनों इशू पर अपनी बातों को आपके सामने रखा, और सदन में भी इसी तरीके से तमाम विपक्षी सांसदों ने रखा। किसी भी पार्टी का राय लिया ही नहीं गया, जेपीसी में भी नहीं लिया गया, सदन से लेकर सड़क तक सुनी ही नहीं जा रही थी। देश के चारों कोने में इसका विरोध हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से तानाशाही तरीके से इस देश का जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तहस-नहस करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने यह बिल लाया है। वक्फ की जो जमीन है, अहमद जी, उस जमीन को अहमद जी, लूटने के उद्देश्य से। अब तो देखिए जो तमिलनाडु और कर्नाटक में वही जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, यानी कि इसके खिलाफ जो है आप लोग विधेयक लेकर के आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां पर एक केंद्र की तरफ से कानून बना, उसको राज्य में कैसे इसके लिए एक विधेयक लाया जा सकता है? क्या ये संवैधानिक आपको ये अधिकार मिलता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक को अधिकार है कि वो अपनी बात कहे। फिर वो दूसरी बात है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन बात करने का हक तो हर एक शहरी को है। तो उस लिहाज से अगर जम्मू कश्मीर के विधायक या कोई इंडिविजुअल भी बात करेगा तो वो भी तो नागरिक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हक दिया है। बात करना सर एक अलग बात हो गई अहमद जी, बात करना देखिए एक अलग बात हो गई, लेकिन बात से ज्यादा यहाँ पर ये है कि आप उसको विधानसभा के अंदर में लेकर के आ रहे हैं, और कहीं ये आपकी तरफ से, या फिर मैं आरजेडी की तरफ से कहूँ, या फिर मैं बात वेस्ट बंगाल की कर लूँ, उन सबकी तरफ से ये कहा गया कि हम तो अपने स्टेट में लागू ही नहीं होने देंगे। लेकिन केंद्र का कानून असेंबली में कैसे राज्य में लागू? असेंबली में कौन से लोग हैं? वहां भी तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जब वो देखते हैं अपने क्षेत्र में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने स्टेट में या अपने एरियाज में, जब वो देखते हैं या खुद महसूस करते हैं कि किसी
डिसीजन पर, चाहे वो किसी भी लेवल पर लिया जाए, कि उनको इतराज आते हैं तो उनको अपना एक्सप्रेस करने का हक है। अब वो बिल्कुल आगे बिल्कुल अहमद सर, यही सवाल जो है मैं यहाँ पर कर रही थी अरुण जी से कि जो चुन करके आए हैं सांसद वो कहाँ से आए हैं। अभी देखिए वही बात करें कि विधानसभा और क्या बोलते हैं राज्यसभा और लोकसभा में तो अलग नहीं है ना, दोनों जनता के बीच से चुन करके आए हैं। तो जब वहां से चुन के आए हैं, उन्होंने पास करा दिया, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? आप पार्लियामेंट में मसला जो है वहां ये इस चीज को मेरिट लेकर नहीं किया गया, बल्कि अभी जो पारित हो रहा है वो नंबर का मैटर है। अगर शायद नंबर नहीं होता तो पारित भी नहीं होता, क्योंकि आप देखिए सारी अपोजिशन इसके खिलाफ है। अपोजिशन को छोड़ के जो कम्युनिटी, जिन कम्युनिटी के लिए ये कहा जाता है कि भाई इसमें करप्शन है, इसमें मिसमैनेजमेंट है, आपकी भलाई के लिए करेंगे, वो खुद ही इसके खिलाफ खड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो पार्लियामेंट की तो फिर दूसरी बात, लेकिन जिनके हित की आप बात कर रहे हो वही इसको मानने के लिए तैयार नहीं। उनको ही लग रहा है कि इसमें अप्रहेंशन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सामने लाई जा रहे हैं कि इसमें लोगों की हित की बात है या मिसमैनेजमेंट की बात है या करप्शन की बात है, कुछ और है। उनको लग रहा है इतना नहीं है, कुछ और है। अगर वही होता तो शायद ये सिर्फ ये मिसमैनेजमेंट गवर्नेंस जो भी मामला है ये सिर्फ बोर्ड में ही नहीं है, ये टोटल सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। ये ऊपर से नीचे तक जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें भी करप्शन है, उसमें भी मिस गवर्नेंस है, उसमें भी मिसमैनेजमेंट है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो फिर हम इसी बोर्ड को ही पकड़ के क्यों आगे चलेंगे? तो फिर आपको पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अब जब ये देखोगे कि भाई हम तो इसी को ये पकड़ कह के सकते हैं ना कि चलेंगे, चलिए शुरुआत तो कहीं से हो रही है ना, के साथ हो सकता है आने वाले दिनों में जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ सुधार हो। शुरुआत तो कहीं से हो रही है ना। चलिए ठीक है, एक तो हो गया कि हाइपोथेटिकल, एक तो हो गया कि हम हाइपोथेटिकली बात करेंगे। दूसरा ये होता है कि डिसीजन जो होता है वो किसी आधार पर लिया जाता है, किसी बुनियाद पर लिया जाता है, और हमारे लिए इस चीज की बुनियाद जो है, तो ये आपको लग रहा है ये बिना आधार का ये फैसला जो है वो लिया गया, उसको कानून बनाया गया बिना आधार का, इसके पीछे कोई आधार नहीं। मुझे एक सेकंड मुझे दीजिए। आधार ये बनाया जा रहा है कि हम ये मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखना यह है कि मुसलमानों की भलाई के लिए जो इस वक्त अभी भी कंसिडर किए जाते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उनके लिए जो हुकूमत के पास इतना सारा रिसोर्सेज है उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया गया? अब सिर्फ बोर्ड ही रह गया जिसकी वजह से बोर्ड को लेकर हम उनको उनकी भलाई का देख लेंगे। बाकी जो मामलात हैं, जो गवर्नमेंट के अपने मामलात है, क्या उनको बरोई कार लाके मुसलमानों को अपलिफ्ट किया गया? तो एक वो दूसरा, जब हम इंटेंशंस को देखेंगे, जब हम वापस लौटूंगी आपके पास भी आऊंगी सर, वापस से आऊंगी। प्रोफेसर विनीत सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है एलजेपी के, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मौलाना नदीमुद्दीन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपके पास आते हुए देखिए, सीधे तौर पर आपने अभी दोनों ही प्रवक्ताओं की बात को सुना है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आया गैर संवैधानिक है, गैर जरूरी है, और अब ये मामला जो है तो सड़क से, संसद से लेकर के कानूनी तौर पे चला गया है, और राज्य कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं करेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ से बीजेपी बताती है इसे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब चुनी हुई सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो फिर देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की अदालत है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जेपीसी का गठन तो 2011 में भी हुआ था, और बीजेपी ने जितने अपनी बात रखी थी, बाद में 2013 में बिल पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट तो हमेशा होते रहे। देखिए, बात है कि जेपीसी ने स्टेक होल्डर की बात नहीं सुनी। हमने वक्फ बाय यूजर के बारे में बात किया था, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में हमारा एतराज था, और हमारा एतराज बहुत सारी चीजों पर था, उन्होंने नहीं सुना। अब मैं कहता हूं, देखिए, ये कानून जो है 15, 16, 25, 26 आर्टिकल का वायलेशन करता है। हम अपनी बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद आपकी बात न सुने तो आपको सड़कों पे उतरने की जरूरत है। आज आप कह रहे हैं कि सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? यही वर्षिप एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था, आज भी बीजेपी उसका विरोध कर रही है। किसान बिल भी पार्लियामेंट में पास हुआ, बाद में सरकार को झुकना पड़ा। तो देखिए, ये हमारे वजूद का मामला है।
हम वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा ने हमारे दिल पर वार किया है। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने इस देश में हमको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया है। देखिए कैसे मैं इसको समझना चाहूंगी नदीमुद्दीन जी, मैं इसको समझना चाहूंगी कैसे दोयम दर्जे के आप एक नागरिक जो है वो बन गए भारत के अंदर में, सिर्फ एक वोट की शक्तियों को कम करने से कैसे कम हो जाते हैं? सुनिए, यही देश का प्रधानमंत्री ड्यूरिंग इलेक्शन कहते हैं कि तुम्हारा मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा, ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, ये रोहिंग्या हैं, भैंस चुरा करके ले जाएंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। सुनिए वो चुनावी दौर में चीजें थी, उसमें चर्चा बहुत हो चुकी है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वोट की शक्तियों को कम करने से कैसे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो दोयम दर्जे के हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप धैर्य रखिए, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हमको अपने घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमको छत पर भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा। दुनिया का कोई कानून है? ये डेमोक्रेसी है कि आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे? और रामनवमी के दिन घर पे किसने मना किया सर नमाज पढ़ने से? परिक्रमा घर में किसने मना किया नमाज पढ़ने से? एमपी तलवार बांटेंगे? घर पे किसने मना किया सर नमाज पढ़ने से? सर सड़कों पे तो इसलिए नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है ताकि यातायात प्रभावित ना हो, दिक्कत ना हो लोगों को, अगर अच्छी बात है ना सर, मस्जिद जाइए, ईदगाह जाइए, इबादत घर है आपका, आप वहां जाकर के इबादत करिए। अरे ठीक तो अच्छी बात है ना, सड़क पर रह करके आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अरे सुनिए, यही कांवड़िया चलते हैं, आपको दिक्कत नहीं सर? कांवड़िए चलते हैं सर, कांवड़िए चलते हैं, रास्ते पे रोका नहीं जा सकता। वो रुक करके वहां पर बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा अर्चना नहीं करते हैं, कांवड़िए चलते हैं, चलना जायज है। आप भी अगर ईदगाह तक जाते हैं तो आप उसी सड़क से होकर के गुजरते हैं। आप पहले सुनिए जी। गणेश फेस्टिवल में रोड पर गणेश की मूर्ति रखी जाती है, सड़क जाम कर दी है। रोड पर नहीं, मैदान होता है जहाँ प्रॉपर पंडाल बनाया जाता है, वहां पर प्रतिमा रखी जाती है, वहां पूजा। और ये आपको बता दे, ये परमिशन के साथ होता है, विदाउट परमिशन नहीं होता। वहां के प्रशासन, वहां के सरकार से हर पंडाल वाले परमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद उसको बनाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, आपको हमारी बात ही बर्दाश्त नहीं हो रही सर। बात बर्दाश्त नहीं सर, आप लॉजिकली बात करिए, मैं आपकी बात को मानूंगी। आप सरकार की स्पोक्स पर्सन है या मीडिया की एंकर हैं, आप हमको अपनी बात रखने नहीं दे रही। सर देखिए, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ सर, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ। आप देखिए मुहर्रम निकालते हैं सर, मुहर्रम का जुलूस आपका निकलता है, क्या उसको रोका गया है? क्या उसको रोका गया सर? सर ये सर नदीमुद्दीन जी देखिए, लॉजिकली बात करिए सर, बिना लॉजिक का मत बात करिए, कोई मतलब नहीं बनता। आप मुहर्रम का जुलूस निकालते, कोई रोकता है सर? पास है और भाजपा के पास है, उसके अलावा किसी को लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, आनंद जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आनंद जी, आप सुन ही रहे तब से। रात कहे तो सुनो, रात को दिन कहे तो सुनो, मैं अंधभक्त नहीं हूँ आपके जैसा। अंधभक्त नहीं सर, भक्त तो हम भी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अंधभक्त नहीं हूँ, आजाद शहरी का। आनंद जी जल्दी से बात को रखिएगा, उसके बाद में विनीत जी का रुख करूंगी। किंगडम में नहीं हूँ मैं। किरण जी सर्वप्रथम तो आज पूरा देश रामनवमी, श्री महाप्रभु राम का जन्मदिवस मना रहा है, तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है, आज संयोग का दिन है। मैं सभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अभी मौलाना साहब की भाषण सुन रहा था। मौलाना साहब, एक तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आप नेशनल चैनल पर बैठ के आप एक ऐसी अधिसूचना बता दिए भारत के किसी भी राज्य का जिसमें यह कहा गया हो कि नमाज पढ़ना वंचित है, चाहे छत पे पढ़िए, चाहे आप घर में पढ़िए या मस्जिद में पढ़िए। इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक बात नहीं है। और मैं आपकी बात सुन रहा था, आज जिस तरीके से धारा 24-40 जो कि 2011 में जेपीसी बनती है, यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2013 में अमेंडमेंट होता है वक्फ बिल का, उसमें किरण जी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, उसमें धारा 24-40 का जिस तरीके से उल्लंघन होता है, हमारी सरकार आने के बाद यदि हमारी दोनों जगह पूर्ण बहुमत है हमारे पास, लोकसभा में भी राज्यसभा में, यदि सरकार चाहती तो सरकार बिल लाती और बिल को पास करा देती। लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमने पहले जेपीसी बनाया, जेपीसी के माध्यम से 38 बैठक होती है पूरे देश के प्रांतों में घूमने के बाद, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे वो फॉर्मर जज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वीसी हो, तमाम ऐसे लोगों का जो कि वक्फ के से संबंधित जो
जिनको जानकारियां होती है, 118 घंटे की बैठक होती है, उसके बाद अमेंडमेंट होता है, नोट ऑफ डिसेंट लगता है, उसके बाद ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में आता है और पास होता है। और उसके बाद जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बिल को पे मुहर लगाने के बाद आज देश एक नए मुकाम पे पहुंचा है और करोड़ों मुसलमानों और गरीब असहायों की आवाज बनकर जिस तरीके से एनडीए की सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, उसकी कितनी भी सराहना की कम है। एक बात जी, मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए। करोड़ों अगर मुसलमान खुश हैं तो जुमा के दिन मस्जिद के सामने पुलिस लगाने की सरकार को क्या जरूरत पड़ गई? करोड़ों मुसलमान खुश नहीं है, 25 करोड़ मुसलमान नाराज है। आपने आपने डोनेट की हुई जमीन हथिया लिया है, दान की जमीन हथिया ली है। आपने दान की हुई जमीन को हथिया लिया है। सर आपने सवाल पूछ लिया ना मौलाना, सवाल पूछिए, आनंद जी जवाब दे देंगे। हमने जो अमेंडमेंट लाया है वो करोड़ों ऐसे जमीन जायदाद पर रख रखाव करके, तो आपके जैसे मौलानाओं ने फ्री में किसी को डोनेट कर रखा है, लूट मची है ना। आज जो तेजस्वी यादव का जो बयान आ रहा है, आपको पता है वो बयान क्यों है? वो सिर्फ अपनी जमीन और अपनी जायदाद बचाने के लिए। आप ओवैसी साहब से पूछते हैं, ओवैसी साहब का अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज किसकी जमीन पे है? 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो ओवैसी साहब ने बना रखा है, किसके जमीन पे बना रखा है? आप एक मुसलमान का बता सकते हैं फ्री में ट्रीटमेंट उन्होंने कराया हो हैदराबाद में? आप एक आदमी का बता दीजिए, आप अपने घर के आसपास एक मुसलमान का बता दीजिए कोई फायदा हुआ हो। 1980 में जिस तरीके से महिला के सपोर्ट में एक बिल आया था, जिसमें कि 2 साल बाद सांसद ने पूछा पार्लियामेंट में कि उसमें से एक महिला का कोई उन्नति हुई हो तो बता दीजिए, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं था। मौलाना साहब झूठ मत बोलिए, भ्रम मत फैलाइए। आज देश में जिस तरीके भ्रम नहीं फैला रहे, भ्रम तो बीजेपी फैला रही है, कह रही है कि ट्रिब्यूनल को पावर था, बताइए आजम खान साहब की जो किया जाएगा। अमित शाह झूठ बोल रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर कितनी जमीन है, कितनी जमीन पे है? ठीक साहब के पास कितनी जमीन थी? ये सारे एक एक करके आनंद जी, मौलाना जी, एक एक करके, नदीमुद्दीन जी, अब मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगी। काफी देर से जो है विनीत जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर विनीत जी, आपके पास आते हुए, देखिए आपने सुना अभी तक में अरुण जी को, अहमद जी को, ये सभी यही कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं ये जो है गैर संवैधानिक है। अब इसको लेकर के स्टेट में जो है वो अब शुरू हो चुका है कि विधानसभा में हम लेकर के आ रहे हैं, हम तो लागू नहीं करेंगे। अब तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, उसके बाद केरल में भी चुनाव होना है, मुश्किल की घड़ी है। लेकिन क्या ये हो सकता है, संभव है, और किस तरह से आपकी पार्टी का स्टैंड है? किरण जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा है मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। भाई, इंडी अलायंस जो संविधान लेके घूमता है, ये किस असंवैधानिक तरीके से ये काम किया जा रहा है? अभी जम्मू एंड कश्मीर में पास होने वाला है, कर्नाटक की बात कर ले, तमिलनाडु में पास करा लिया गया है। तो जो सदन से, जो संसद से पास होकर बिल आता है, उसके विरोध में अगर आप बिल पास करते हैं स्टेट में, पहले तो कोई फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसके अनुसार आप केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों को आप विरोध कर सकते हैं। तो ये गैर बिल्कुल संवैधानिक है, असंवैधानिक है। दूसरी बात यह है, अभी मौलाना साहब बार बार कह रहे थे कि गणेश पूजा क्यों होता है सड़क पे, कांवरिया क्यों जाते हैं सड़क पे। अरे भैया, छत पे खड़ा होकर हम पत्थर नहीं फेंकते हैं, इसके लिए मना किया जाता है आपको। अगर आप शालीनता से अपना इबादत करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम मुसलमान के उस बहुसंख्यक को पूछते हैं जिसको कि आज तक किसी ने पूछा, 85 से 90%, चाहे जुलाहा हो, पसमानदा हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे नाई हो, कुछ भी हो, इधरसी हो, हम उनकी बात करेंगे। ये जो चंद जो लोग हैं पूजा, किरण जी, आप यही देख लीजिए, भोपाल में भी सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पटना से हम बात कर रहे हैं, पटना में भी इसका माहौल का सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि जो बहुसंख्यक मुसलमान है उसको मालूम है कि उसके साथ कितना प्रताड़ना किया गया था, वो खुश है। तो क्या 2 से 5% लोग जो कि 12,000 करोड़ के बदले में 163 करोड़ अपने पॉकेट में रखते थे, हम उनकी बात सुने कि सबका विकास की और सबका प्रयास के, सबका विश्वास की बात सुने। यहां पे जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है किरण जी, परेशानी उनको इसलिए है। जरा जाके अपने पैरोकार से पूछिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से, क्यों नहीं लोकसभा राज्यसभा में आपके पक्ष में बात किया? क्योंकि उनको मालूम है कि जो हम कानून ला रहे हैं, और ये किरण जी बिल्कुल आज से नहीं, 11 साल से ये बात हम जानते हैं कि एनडीए कोई भी कानून लेके आती है तो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अकलियत हो, सबके हित के लिए बात होता है। तो इनको शोर मचाने दीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपको सावधान कर दूं सर,
कि अगर आप सड़क के वीर बनेंगे तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी शूरवीर बैठे हुए हैं, केवल हिंदू धर्म में नहीं, जो देशभक्त मुसलमान है वो भी सड़क उतरेंगे और आपका विरोध करेंगे। आर्मी पुलिस बाद में उतरेगी तो सावधान जरूर रहिएगा। इस बार शाहीन बाग नहीं होने वाला, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जहां तक बात धमकी हम समझा रहे हैं सर, समझ जाइए, हम समझा रहे हैं, धमकी तो आप लोग दे रहे हैं। सदन आपका, संसद आपका है तो सड़क हमारा लोक है। जनशक्ति पार्टी अभी तेजस्वी यादव भाई बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो बिल फाड़ के भेज देंगे। अंग्रेजों से अरे भैया एक मुहावरा है, ना राजा होगी ना नौमन तेज होगा ना राधा नाचेगी। ना सरकार में आएंगे तो मुसलमान भाइयों को बरगलाना, बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। तो मौलाना साहब उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। अब तुष्टीकरण की बात नहीं होगी, अब संतुष्टीकरण की बात होगी और उसी के अनुसार आपको विधि सम्मत, कानून सम्मत भारत में रहना पड़ेगा। तुमसे नहीं डरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मौलाना नदीमुद्दीन जी, बिल्कुल भारत में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, खासतौर से एक बिल और विधेयक को लेकर के तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन आनंद जी, ठीक प्रोटेस्ट नहीं किया था क्या? देश में इमरजेंसी के खिलाफ जयपाल प्रकाश नारायण नहीं उतरे थे? पार्टी से सर्टिफिकेट तो मत मांगिए। आपके समुदाय के मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2005 में हमारी पार्टी हाशिए पे चली गई थी। आप हमसे सर्टिफिकेट ना मानिए, उनसे पूछिए तेजस्वी यादव से और बाकी के इंडिया अलायंस से कि क्या किया उन्होंने। एक चीज बता दीजिए। और अभी आप बात कर रहे थे कि आपको 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया गया। आप धमका रहे हैं चैनल पर, आप डरा रहे हैं चैनल पर कि पुलिस आएगी और पुलिस देख लेगी। आप इसको हल्के में मत लीजिए। आप इसके 2% 5% लोगों के हिसाब से कानून नहीं चलेगा। सांसद संसद से पास कानून है, देश विधान से चलेगा, आपके शरीयत से नहीं चलेगा। ये बात साहब, इबादत देश की कीजिए फिर धर्म की कीजिए, धर्म को देश से ऊपर मत रखिए। संविधान से चलेगा, अमित शाह मोदी के फरमान से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो मौलाना नदीमुद्दीन जी कहाँ है ये अमित शाह और पीएम मोदी के फैसले बाबा से? भीमराव अम्बेडकर का ठीक है, संविधान हमारे ये तो सर पर, संविधान में पास हमारा ये ताज तो है, संसद में पास हुआ है ना बाबा भीमराव सर? का अम्बेडकर मौलाना नदीमुद्दीन जी, ये तो संसद में पास हुआ है ना सर? संविधान के अब सामने इसको भी नहीं, बिल्कुल आ रही हूँ अरुण जी आपके पास। ठीक है मौलाना नदीमुद्दीन जी, कहाँ पर, कहाँ ये पास, कहाँ किसी के अचानक फैसले से ये चीजें लागू हो गई हैं? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। बिल्कुल अरुण जी अपनी बात को रखिए, अनंत जी के पास फिर मैं चलूंगी। आप लोग जिस तरीके से डिबेट को चला रहे हैं, ये तो डिबेट का स्तर गिरा रहे हैं। एक हमारे विनीत जी आए हैं, जैसे बोलते हैं लगता है कि ये मुल्क किसी की बाप की जागीर है, अंग्रेजों के दल्ले का जागीर है। ये संविधान से चलेगा, बाबा साहब ने जो दिया है। और बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उसी के अधिकार के तहत इस बिल को कूड़े दानी में फेंका जाएगा। और संविधान क्या कहता है जानकारी नहीं है क्या? हिम्मत है तो फेंक कर लीजिए ना संविधान। अरुण भाई यही संविधान कहता है राज्य सरकार को अगर आपके अंदर अधिकार है। हिम्मत होगा तो फेंक के दिखाइएगा, फेंक के दिखाइएगा। अरे सुन लीजिए ना, जो नेता जो अरे बदलते हैं ना, विनीत बात करते हैं दलाली, आप विनीत जी संयम के साथ, विनीत जी संयम के साथ, लॉजिकली बात करिए संयम के साथ। ये लोग जी बिल्कुल। लेकिन अरुण जी देखिए आप हैं आरजेडी के, समाजवादी पार्टी के होते तो उनसे मैं सवाल जरूर कर लेती, क्योंकि रामगोपाल यादव उन्हीं के तरफ से कहीं ना कहीं आप लोगों का गठबंधन भी है। और देखिए इस महागठबंधन में आप लोग जो चुनावी मैदान में भी उतरते हैं, वो तो सीधे कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम डरते हैं और ये डरना भी जायज है, ये कोई और तो नहीं डरा रहा है। इस तरह के शब्दों का, लाइनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है रामगोपाल यादव की तरफ से या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या आप जबरदस्ती नहीं उनके अंदर में भय पैदा कर रहे हैं? तब क्यों नहीं कहा? अरे सुन लीजिए ना, हाँ बोलिए ना। ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, इन अंग्रेजों के दलालों से अधिक खून बहा है मुस्लिमों का। इन लोगों का तो आजादी में कोई भूमिका है भी नहीं। ये लोग तो तिरंगा को से भी नफरत करते हैं, संविधान से भी नफरत करते हैं। इससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आप जो बोल रहे हैं कैसे कूड़े दानी में फेंक देंगे राज्य सरकार, तो संविधान ने अधिकार दिया है, पढ़ लीजिए संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान की 53वीं अनुसूची पढ़ लीजिए, 3 भागों में बोलिए ना, आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ के मैं बता रहा हूँ। आप भी अलग दिशा में ले जा रहे हैं। कानून संविधान के
7वीं अनुसूची के मुताबिक केंद्र और राज्य के कानूनी शक्तियों को 3 भाग में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ ऐसे कानून हैं जो ओनली फॉर केंद्र ने बना दिया, उसे सबको मानना पड़ेगा। कुछ ऐसी कानून है जो केंद्र सरकार ने बनाया, उसके विपरीत राज्य सरकार को भी बनाने का अधिकार है। उसे हम समवर्ती सूची में वह कानून आता है और यह भी कानून समवर्ती सूची में आता है। ये तो बताइए ना, उस सूची में कोई है भी क्या राज्य क्या? सरकार चाहेगा, सर है क्या क्या वो तो बताइए ना, मैं बताती हूँ। बैंकिंग, संचार, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ठीक है, विदेशी मामले, रक्षा, ये सब जो है वो केंद्र की सूची में आते हैं। ठीक है, सीमावर्ती की आपने बात की जिसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। सर मेरी बात सुनिए, ठीक है, उसके बाद जी ट्रेड यूनियन, शिक्षा, इसमें कहाँ सीमावर्ती में आपका ये मुद्रा वाला आ रहा है? मुद्रा वाला तो आपको केंद्र में आ रहा है ना। आप ये तो कानून का विषय है। कहीं भी राज्य सरकार है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके विपरीत तो वो कानून नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो बनेगा क्या? देखिएगा किस तरीके से कानून को कूड़ेदानी में फेंका जाता है। ठीक है आनंद जी, जवाब दीजिएगा। आता है, इसी के तहत राज्य सरकार ने कूड़ेदानी में फेंकेगा। हमारी सरकार बनने दीजिए, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखिए। अरुण जी इंतजार करिए। अरुण जी, ठीक है अरुण जी वेटिंग फॉर सीएम ही रहेंगे आपके युवराज, चिंता मत करिए। अब हमारी बात भी सुन लिया, आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। आप तय नहीं करेंगे, आप वेटिंग के लाइक है, वेटिंग नहीं रहिए। अरे अरुण जी धैर्य रखिए। अरुण जी बेचैन भारत मत होइए, धैर्य रखिए। अरे अरुण जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। आनंद जी, अरुण जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अरुण जी हम तो कोई पाकिस्तान से नहीं है, चिंता मत करिए। हम लोग भी इसी देश के रहने वाले लोग हैं। अरे उंगली नीचे करके बात करके पता सब है। अरे अरुण जी इस तरीके से डिबेट क्यों होता है? अरुण जी का अपमान जीवन भर किए। अरुण जी अरे अरुण जी आप बात सुनिए। अरुण जी देखिए, सुनने की क्षमता भी रखिए सर। अरुण जी सुनने की क्षमता भी रखिए। आप कह दीजिएगा, आप जवाब ही नहीं लीजिएगा तो फिर क्या फायदा हुआ आपका बोलने का? तो जवाब भी ले लीजिए ना। देखिए आनंद जी तैयार है, इसलिए तो हम बीजेपी के प्रवक्ता को भी लाए हैं कि ताकि वो अपने पक्षों को भी रखे। आप सिर्फ आरोप नहीं लगाई ना, जवाब भी तो ले लीजिए। आनंद जी जी, किरण जी जिस तरीके से अरुण जी कह रहे थे, अरुण जी आपका सम्मान करते हैं। आप जब दूसरे की बात कहते हैं तो अपनी सुनने की भी उतनी क्षमता रखिए। आपके युवराज ने जिस तरीके से बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल उन्होंने कहा है, तो यह सिर्फ साबित होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आपके युवराज के बाबूजी माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में कहा था कि इस वक्फ बोर्ड में संशोधन की बहुत आवश्यकता है। भ्रष्टाचार का ये जननी बनी हुई है वक्फ बोर्ड। ये किसने कहा था? माननीय लालू यादव जी ने कहा था। भ्रष्टाचार रोकने का कहीं एक लाइन जिक्र नहीं है। अरुण जी आप हमारी बात सुनिए। आपका युवराज जो है 9वीं पास है, उसको धारा 26 की बात करता है, आर्टिकल 26 की बात, 26 का स्पेलिंग उसको पता है क्या? आप इस तरीके से बिहार में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि धारा आर्टिकल 26 की बात कर रहे थे, तो अपने युवराज को कहिएगा कि आर्टिकल 300 ए भी पढ़ ले। आर्टिकल 300 ये भी पढ़ने के लिए कह दीजिए तेजस्वी जी को, उनको पता चल जाएगा कि राज्य के अधिकार क्या होते हैं और केंद्र के अधिकार क्या होते हैं, लोगों के अधिकार क्या होते हैं, मानवता का अधिकार क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। कह दीजिएगा अपने युवराज को धारा 300 ये पढ़ ले, ठीक है ना? 26 की बात तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे ना, कहिएगा धारा 300 ये पढ़ ले। और 9वीं पास देश को ज्ञान दे रहे, कहिए अपना ज्ञान अपने पास रखे। जैसे आप हमको ज्ञान दे रहे हैं ना, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आप तो खुद नहीं मानते। कौन खुद नहीं मानता? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। ये 2014 के बाद का देश है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत जो परिकल्पना कर रहे हैं ना, ये 2014 के बाद का भारत है, चिंता मत करिए। ठीक है आनंद जी आप लोगों के लिए भी अब आने वाले वक्त, ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, ठीक है अब आराम से। आनंद जी आप लोगों के लिए भी चुनौती है आने वाले वक्त में, थोड़ी सी फूट जेडीयू के अंदर में देखने को मिल रही है। चुनाव है,
और देखिए ऐसे में जेडीयू के समर्थक तो समर्थन दे चुके संसद के अंदर में, लेकिन वहीं बाहर में आके देखिए घमासान मचा हुआ है। देखिए किरण जी, बहुत अच्छा बात विनीत जी ने कहा कि लोकसभा के पटल पे, राज्यसभा के पटल पे जितने भी दल थे, जब जेपीसी बनी, जेपीसी में सारे दलों के सदस्य थे, अगर किन्हीं को कोई अगर विरोध प्रकट करना था तो उनको लोकसभा राज्यसभा में करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपने देखा होगा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि ईद की नमाज अदा करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसी के बहकावे में नहीं आके पूरे ईद में, पूरे रमजान में शांतिपूर्वक कायम रह के और अपने ईद नमाज अदा किया। ये हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और ऐसे मौलाना जैसे लोग जिस तरीके से भड़काने का काम करते हैं, हम अल्पसंख्यक भाइयों को, अपने देश के लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई किसी के बहकावे में आने की जरूरत मेरा नहीं है। सवाल अलग था सर, आप अलग हट करके बोलने लग गए। मेरा सवाल था, चुनाव है बिहार में, और बिहार में चुनाव होने से आप लोग को साथ मिलकर के चलना है। जेडीयू के अंदर में फूट देखने को मिल रही है, नाराजगी है। किरण जी, कोई नाराजगी नहीं है। जदयू और एनडीए और एलजेपीआर संयुक्त रूप से बिहार में एक है। चुनाव हम लड़ रहे हैं साथ में, 5 महीने के बाद चुनाव है और पूर्ण बहुमत के आप साथ। जो कह रहे हैं ना, वो तस्वीर बिहार में दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है किरण जी। ये बताइए ना, तेजस्वी जी आज उनको जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की याद आ रही है, तो ये इतने दिनों से कहां थे जब उनके पिताश्री जब विरोध कर रहे थे, इस बिल का विरोध कर रहे थे, तो ये लोग कहां थे? ये हम नहीं कह रहे थे ना, ये लोकसभा में है। हथकड़ी लगाकर मसान जेल भेजा था, याद है? भूल गए क्या आपके यहाँ का आडवाणी जी को? अरे आपका तो पूरा दल, आपके तो पूरे युवराज की जमानत पर है, आपके राष्ट्रीय जमानत पे, राष्ट्रीय जेल में भेजने का ठीक है। अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिए अहमद जी। और इसी के साथ आपसे एक सवाल अहमद जी, क्योंकि देखिए सीए को लेकर के भी बहुत घमासान मचा था, लेकिन फाइनली जो कानून केंद्र की तरफ से बन गया वो लागू है। क्या लग रहा है आप लोगों की इस तरह से विधानसभा में इस तरह के विधेयक को लाना ठीक है? आपकी एक नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसको आप लागू तो नहीं कर सकते है ना वहां पर। ये 2-3 बातें। एक ये कि पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होना, पार्लियामेंट मेंबर्स या गवर्नमेंट ये चलती है विद द विल ऑफ द पीपल, एंड इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल टू रन द गवर्नमेंट। अगर कहीं लोगों को लगे कि भाई कोई डिसीजन जो पार्लियामेंट में ने सही नहीं लिया, एंड अल्टीमेटली पीपल आर द सुप्रीम, अगर लोग उसके खिलाफ खदशा जाहिर करते हैं तो आई थिंक दैट शुड बी रिवर्स्ड। जैसे वो जमींदारों की जो फार्मर्स के मामला पे हुए, वो फैसले भी यही कहेंगे कि भाई फार्मर्स के हक में है, लेकिन फार्मर्स ने उसका विरोध किया। लेकिन वो तो सिर्फ इनिशियल स्टेज में हो गया ना। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर हम यकीन रखते हैं जमहूरी निजाम पर, तो जमहूरी निजाम में लोगों की विल जो है वही प्रिवेल करेगी। इसके बावजूद कि आपने पार्लियामेंट में फैसला किया हो या असेंबलीज में फैसला किया हो, अगर लोगों को लगे वो सही नहीं है, दैट नीड टू बी रिवर्स्ड। एक वो। दूसरा, मुझे नहीं लगता, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं, कि जब ये कहेंगे कि ये शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, वो करेंगे, पुलिस की का, आई मीन दिस इज नथिंग। ये थ्रेटनिंग एक दूसरे को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकती है। मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को एतराज जताने का, प्रोटेस्ट करने का हक देता है। उनको उनके टांग तोड़ने के लिए आप यहाँ अभी देखिए जो एलपीजी के नंबर पे चाहूंगा किरण जी मैं बताना चाहूंगा, ये शायद एलजीपी के शायद स्पोक्स पर्सन है या मेंबर है जो भी। ये एक उंगली पकड़ के, एक उंगली पकड़ के हुकूमत का हिस्सा है, आध उंगली पकड़ के ये इनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं। तो अब देखिए जो अप्रहेंशन लोगों ने एक्सप्रेस जो कर रहे हैं कि भाई ये हुकूमत मुसलमानों के हित के लिए नहीं कर रही है, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाई हम टांगे तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। व्हाट डज इट स्पीक अबाउट? भाई हमको जमहूरी निजाम
एक हक देता है। अगर हमको बिल्कुल सही हक नहीं देता है लगेगा किसी सर, को, हक देता है सर। अब क्रॉस क्वेश्चन एक ले लीजिए, हक देता है, लेकिन अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन की लगातार दुहाई दे रहे हैं, अब लगातार उसकी बात करें, उसी के तहत अगर संसद के अंदर में कोई चीज कानून बन जाती है तो आप उसके बाद उसको मानते नहीं है। नंबर्स ज्यादा है। आपने कहा, देखिए, अगर आपने इससे पहले जब आपसे मेरी बातचीत हुई थी, आपने ये कहा, सर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, आप बात नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपने इससे पहले में ये कहा कि देखिए नंबर्स ज्यादा थे, तो नंबर्स ज्यादा सर किसने कराए? जनता ने कराए। जनता ने कराया सर, जनता के नुमाइंदे हैं जिन्होंने वहां पर बैठ करके 12 घंटे तक चर्चा की है, विपक्ष को बोलने का मौका दिया। इसका मतलब है कि वो ताकत आप लोग के पास नहीं है, उस जनता ने उसके लिए आपको नहीं चुन करके भेजा। बहुत बढ़िया आप अपनी से बातें रख सकते हैं। सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। ये जनता के हक की बात की नहीं है इस वक्त, ये एक कम्युनिटी की बात है जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है और सेंटर में भी माइनॉरिटी में है। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो माइनॉरिटी के हैं गवर्नमेंट में, सेंटर में, पार्लियामेंट में? हाउ मेनी पीपल? नॉन मुस्लिम आर डिसाइडिंग फॉर द मुस्लिम्स। सॉरी टू टेल यू, it is non-Muslims who are deciding for the Muslims. Do you have the right? Do we have the right to decide about non-Muslims? आप मुझे पार्लियामेंट की बात कर रहे हो। पार्लियामेंट जैसे कोई अभी बता रहा था कि नमाज पढ़ने का आधे घंटे का साल में 2 बार आधे घंटे का नमाज पढ़ी सर, आप ये भी चाहते हैं कि हर पार्टी जो अपनी तरफ से कैंडिडेट जो है मुस्लिम कैटेगरी के इतने को रखे, ईसाई धर्म के इतने लोगों को रखे समुदाय में, और जीत करके उतने जाने चाहिए, ये होना चाहिए। नॉमिनेटेड एक अलग चीज है, एक चुनकर के आना अलग बात है, एक पार्टी का अपना। सर देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, वो लॉजिकली बिल्कुल भी यहाँ जो है फिट नहीं बैठ पा रहे। मैं खुद इस चीज को हजम नहीं कर पा रही हूँ, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। कहां पर नहीं, ये मैं इंटेंशंस की बात कह रहा हूं। आप हर जगह कहेंगे कि माइनॉरिटीज के नाम पर एक रिजर्वेशन हो जाए, तो ये संभव नहीं सर। बीजेपी के अभी स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि कहां पर हमने ये कहा कि भाई रूफ टॉप पर नहीं नमाज पढ़नी चाहिए। संभल का एक वाक़ा आया जो न्यूज आई है, अगर ऐसा नहीं है कल सब डीएमएस को कल तो सब डीएमएस को इंस्ट्रक्शन नहीं, उनको बताइए कि कल ऑर्डर निकालिए सब कंट्री में। संभल की स्थिति नहीं पता है, संभल की स्थिति, संभल का सिचुएशन नहीं पता है। अगर संभल की सिचुएशन पे अगर प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी सख्ती रही तो क्या करने दीजिए। कल को सब डीएमएस को ऑर्डर निकालिए कि रूफ टॉप्स पर अपने घर में आपको नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। करने दो कल ऑर्डर, लेट अस सी वेदर द बीजेपी पर्सन इज जस्टिफाइड और नॉट। करने दो, अगर ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे लोगों में शक है, हम में शक है, हम कि भाई ऐसी बात है। निकालने दो कल ऑर्डर, पूरे मुल्क में जाने दो हर एक डीएम के पास कि वो ऑर्डर निकाले अपने एरिया में कि भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अहमद साहब, ये कौन ऑर्डर निकाल सकते हैं? ये हिंदुस्तान में संविधान कानून के तहत चलता है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून से चलता है। किसी के मुंह के बोलने से देश नहीं चलता है, एक कानून के तहत चलता है। कभी किसी ने इस तरह का मुझे बोला नहीं। आप भी तो हम भी तो कह रहे हैं कि देश जो है वो कानून से चलेगा, संविधान। आप मैं तो वही कह रहा हूँ। आप अहमद साहब इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आप कई बार हमारे साथ डिबेट में, आप ये बताइए अहमद साहब, आप इंटेलेक्चुअल आदमी, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके बहुत सारे मैंने वो देखे हैं, डिबेट देखे, साथ में डिबेट किया है, आप बहुत लॉजिकली बात करते हैं। आप अहमद साहब ये बताइए कि अगर हमारी सरकार दोनों जगह अगर बहुमत में है, राज्यसभा में, लोकसभा में, तो हम तो ऐसे भी बिल ले आके पास करा सकते थे, लेकिन हमने उसके बावजूद जेपीसी क्यों बनाया? हम तो जेपीसी इसीलिए वजह से हमारी सरकार ने बनाया कि जो भी नुमाइंदे होंगे, उसके सदस्य होंगे, वो उसमें विरोध करेंगे, जो भी उनका अमेंडमेंट होगा उसमें हम करेंगे। और ये एक बार की नहीं, 38 बैठकें होती है, 118 घंटे की बैठक होती है, जिसमें 428 पेज का नोट बनता है। उसके बाद ये बिल आता है लोकसभा राज्यसभा में। तो ये बिल किसी पार्टी ने नहीं बनाया, ये जेपीसी का बिल है। अगर मान लीजिए अगर बिल पास ही कराना होता तो हम ऐसे ही करा लेते। आप जैसे कह रहे हैं हमारी बहुमत थी दोनों जगह, हम तो करा सकते थे, लेकिन हमने देश के आवाम को ध्यान में रखते हुए। दूसरा अहमद साहब, आप ये बताइए, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आपने जरूर पढ़ी होगी। मैं बात करूंगा। अगर आपको खुद ये शक नहीं था कि जेपीसी की प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है, पार्लियामेंट की जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट नहीं है, आपको क्या जरूरत पड़ा जो मुसलमानों के कुछ नुमाइंदों के साथ बात करने का, उनका विचार लेने का क्यों जरूरत पड़ा? इसलिए आपको लगा कि वो जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है। और जिनसे आपने मशवरा किया, एक आदमी बताइए कि जिसने ये कहा होगा कि आप सही कर रहे हो? हर एक ने इस प्रपोजल का विरोध किया, आम लोगों में से, आम मुसलमानों में से, आम लीडर्स में से। 15 लोग बात की, सुनिए कंप्लीट करने दीजिए।
जेपीसी से जिसने भी बात की, जिन्होंने भी जेपीसी ने जिसको भी बुलाया, आप एक आदमी नहीं देखोगे कि भाई जिन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो इसका मतलब है आपको खुद समझना चाहिए, जिन लोगों के लिए लागू होना है वो इससे खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि इसमें कहीं। ठीक है, विनीत जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विनीत जी, किरण जी मुझे 30 सेकंड प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, समय है सर आपके पास। देखिए, हाँ देखिए, अनंत भाई तो बहुत शालीन है कि उन्होंने कह दिया है कि जो भी लोग विपक्ष के बैठे हुए इस पैनल पे बड़ा तार्किक बात कर रहे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन हम नहीं मानते, ये बिल्कुल कुतर्क कर रहे हैं। स्पेशली आयाज साहब, इनको फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं मालूम है। लोकसभा में इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े और राज्यसभा में 95 वोट पड़े। क्या आपको लगता है केवल मुसलमानों ने वोट दिया था इसके विरोध में? हिंदुओं सांसदों ने भी उसका विरोध किया था। पहली बात होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं हाथ तोड़ने की बात करता हूं, पुलिस की बात करता हूं। अगर आप वो जहरीले बोलिएगा, आप ये बोलिएगा कि सड़क हमारा है, सदन आपका है, आग लगा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट करता है? सुनिए सर, आपको कौन कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप किसी को थ्रेटन करके हो? प्लीज, because of your age I am respecting you, I can speak louder than you. Don't push me sir, don't push me. अगर आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, देश का कानून मानना पड़ेगा आपको। दूसरी बार मैं आपको डिबेट में देख रहा हूं ऐसी धमकियां देने का। यही मुस्लिम पर्सनल लॉ आपको खुद पहले चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन करिए। पहले के साथ रहते हैं, दो बार हमने देखा कि आप डिबेट्स में आपका एक ही फितरत है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कमर्शियल मॉल बनाते हैं। एक आदमी हो, 3 आदमी टोटल है। आपने एक कॉलेज एलजीपी टोटल 3 आदमी है और धमकियां दे रहे हैं इतनी महीने से। 3 आदमी है टोटल। आप एलपीजी बहुत मुश्किल से आ गए आप, और बीजेपी का हाथ पकड़ के आप पार्लियामेंट में आ गए और आप धमकियां दे रहे हैं कम्युनिटी को। टीवी चैनल पर देखिए, आपको इतना विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको क्या हक देता है। तीनों लिस्ट अलग अलग टॉपिक के अनुसार होते हैं, पर ऐसा कोई कानून नहीं है। के विरोध में जाएगा, वो देशद्रोह के अकाउंट में आता है। वो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट फेडरल। आदमी आ गई है क्या? बीजेपी ने आपका हाथ पकड़ा, पार्लियामेंट में चला और आप लोगों को सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी को धमकियां दे रहे हो टीवी चैनल पर बैठ के। हाथ तोड़ेंगे, पावर करेंगे, वो करेंगे। What are you? By the way, 3 लोग हैं आपके टोटल, 3 लोग हैं आपके टोटल पार्लियामेंट के मेंबर्स। What else? यहाँ तो कोई थ्रेटन करने का जरूरत नहीं करता है। आप 2 आदमी लोग पूरी सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी को थ्रेटन कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ के। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास नहीं है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन जी क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं है, आप थ्रेटन कर रहे हैं, इनका ये कहना है। और जी इसका जवाब विनीत जी जल्दी से देना चाहेंगे, उसके बाद मैं मौलाना जी के पास चलूंगी, असदुद्दीन जी के पास। ठीक है अहमद अयाज, होम मिनिस्टर इन द कंट्री, व्हाट आर यू देयर? यू आर इक्वली द वे आई एम नॉट सपोज्ड टू थ्रेटन यू। ठीक है अहमद अयाज जी, ठीक है। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम उसी पे वापस से आते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, अब इसके बाद जिस तरह से अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, ठीक है, अरुण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रही हूँ सर आपके पास भी, क्योंकि वक्त की भी बहुत कमी है, बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातों को यहाँ पर रखिएगा। अब तो मैटर ये पूरी तरह से कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी गया है, सड़क पर भी क्या आप लोग दिखाई देंगे? क्योंकि अब कानून किसमें है तो अब सड़क पे तो नहीं आने चाहिए। सुनिए, देश भर में तांडव करने वाली बीजेपी, नीतीश राणा से लेकर के विधुड़ी तक गाली गलौज करने वाली पार्टी, ये हमें तहजीब सिखाएगी। जिस पार्टी का वजूद ही मुसलमानों के गाली पर टिका है, बदतमीजी पर टिका, ये हमको सिखाएंगे। देखिए इस देश में हमेशा आंदोलन हुए। मैं कहता हूं कि आप सिखाएंगे क्या हमें? आप तहजीब आप सिखाएंगे क्या? आप तहजीब करते हैं क्या? आप सुनिए पहले। अरे यही सिखाया गया की बात मत बोलिए ना, आप तहजीब के ठेकेदार हैं क्या? किसी की बात नहीं सुनते हो? आरएसएस के कार्यालय में ही सिखाया जाता है क्या? आप मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आपको बात करने की सर जो मैंने सवाल पूछा है मौलाना नदीमुद्दीन जी, उसका तो जवाब दे दीजिए। नीतीश राणा की भाषा बोल रहे हो, नफरत फैलाना ही उसका तो जवाब दे दीजिए नदीमुद्दीन जी। बात सुनो आप कह रहे हैं कि संसद ने पास किया है, मैं कहता हूँ वर्षिप एक्ट भी संसद ने पास किया है। वर्षिप एक्ट के खिलाफ क्या क्या आप बोल रहे हैं? आप कह रहे तुष्टीकरण, अरे 32 लाख सौगातें मोदी, सौगात
उर्दू का जबान है, कटमुल्ला की जबान है। उर्दू को कटमुल्ला कहने वाले जबान को सौगात मोदी तुष्टीकरण की राजनीति तुम कर रहे हो। तो सौगात मोदी से भी नाराजगी है क्या नदीमुद्दीन? सरकार है, हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं। देखिए ये आंदोलन होकर के रहेगा, आंदोलन होगा और हम अमन और शांति के साथ आंदोलन करेंगे। इस तरह से दबाव डालना है सर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी संसद में बिल फाड़ करके कहते हैं ऐलाने जंग। आप शांति और अमन की बात कर रहे हैं। सुनो कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जिनका तुम तलवे चाटते थे, अंग्रेजों का साथ देने वाले। अरे मौलाना साहब ज्ञान मत दीजिए। हम अपना हक लेके रहेंगे, आंदोलन करेंगे, पुरअमन तरीके से करेंगे, शांति के साथ करेंगे। देश के संविधान ने हमें राइट दिया है। ये काला कानून है, अंग्रेजों के जरिए लाया हुआ काला कानून है। ये कल के अंग्रेज, आज के अंग्रेज हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर चोर रास्ते से एक गलत कानून पास करके मुसलमानों की। ठीक है अरुण जी अपनी बात को रखिए, उसके बाद फाइनली मैं आनंद जी से जो है कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूंगी। अरुण जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। देखिए अभी अहमद साहब के सवालों पर विनीत जी भड़क गए थे और विनीत जी का दोष नहीं है, वो अब LJPR नहीं रही। रामविलास पासवान जी वाले जो गोधरा कांड पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिए, अब तो ये संघी का जो विचारधारा है RSS का, भारतीय जनता पार्टी का, चिराग पासवान जी ने आत्मसात कर लिया, नीतीश कुमार जी ने आत्मसात कर लिया। ये लोग तो प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं। तो सर अलग भाषा तो वही ना होगा। अलग तो आप भी जा रहे हैं ना। 2010 में जिस तरह से लालू यादव ने कहा था कि कानून इस पे वक्फ बिल पे बनना चाहिए क्योंकि इनकी जो संपत्ति है बहुत ज्यादा है, ये बात 2010 में। आप भी तो अलग और इतर बोल रहे हैं ना, तेजस्वी यादव भी तो इतर बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं। आप देखिए, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए। सर मैंने सवाल पूछा 2010 में नहीं कहा था क्या? सर ये मुझे बताइए, आप हाँ या ना में जवाब दिए। मैंने तो सवाल बोला है सर। भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन इसका कहां से आ गया? ये आदत सर आप लोगों को हो गई है, आदत हो गई है सर। लॉजिकली सवाल पूछिए तो आप लोग को दिक्कत हो जाती है। चलिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अरुण जी, अनंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नसीरुद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वही अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और पूछता है इंडिया में ये तमाम बातचीत हुई है जिसपे अब समझने की बात है, लेकिन जनता को समझना है कि क्या उनके लिए बेहतर है और क्या नहीं। लेकिन सड़क से लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट तक में ये जंग जो है वो दिखाई दे सकती है।